व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप के सीजन 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे मेरे व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप इन एंड गेम में टोनी जिंदा कैसे बचा था। इस वीडियो को आप सॉर्ट ऑफ प्रीक्वल मान सकते हैं सीजन 1 का। प्लस हम लोगों ने ज्वाइन बटन एंड सुपर थैंक्स को एनेबल कर दिया है, तो एडिशनल सपोर्ट के लिए आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। शॉर्ट आउट टू सौर्या 1850 एंड नब्बे ज्योति दास 6504 फॉर द सुपर थैंक्स इन आवर लास्ट व्हाट इफ वीडियो। एंड अब हम आते हैं मेन स्टोरी पर। तो कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योनिर को लेके पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हैं, जहां वो सबसे पहले एंशिएंट वन के पास जाते हैं और उनको टाइम स्टोन देते हैं। जिसके बाद से एंशिएंट वन माइंड स्टोन के आजू बाजू सेप्टर, पावर स्टोन के आजू बाजू ऑर्ब एंड स्पेस स्टोन के आजू बाजू टेसरैक्ट फॉर्म कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के फटे हुए पेजेस को वापस ला दिया था टाइम स्टोन की मदद से। इसके बाद कैप्टन थैंक यू बोलकर स्टार्क टावर की ओर देखता है एंड कहता है कि मैम, क्या आप एक पोर्टल खोल सकते हैं स्टार्क टावर के लिए? मुझे वहां पर ये सेप्टर रखना है। कि तभी पीछे से एक एनर्जी बीम आती है जिसको एंशिएंट वन अपने शील्ड से रोक लेती है। कैप्टन एंड एंशिएंट वन अटैक करने वाले की ओर देखते हैं एंड वो और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर था अपने टाइम ट्रैवलिंग चेयर के साथ। एंशिएंट वन पूछती है कि क्या ये तुम्हारे साथ है? जिस पर कैप्टन कहता है कि नहीं। कैंग कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ एंशिएंट वन, मुझे सिर्फ कैप्टन अमेरिका चाहिए। कि तभी एंशिएंट वन टाइम स्टोन का यूज करके कैंग को पॉज करने की कोशिश करती है, बट उस पर टाइम स्टोन का असर नहीं होता है। एंशिएंट वन तुरंत मिरर डायमेंशन को खोलती है जिसमें वो एंड कैप्टन चले जाते हैं। वहीं कैंग की ओर मिरर डायमेंशन की वेव आ रही होती है जिसको कैंग वैसे ही तोड़ता है जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर थानोस ने तोड़ा था। कैंग समझ जाता है कि ये बस एक डायवर्जन है और वो एंशिएंट वन एंड कैप्टन अमेरिका को ट्रेस करने में लग जाता है, बट उनका कोई भी नामोनिशान नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन एंड एंशिएंट वन मिरर डायमेंशन के अंदर ही अवेंजर्स टावर तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एंशिएंट वन एंड कैप्टन अमेरिका मिरर डायमेंशन से बाहर आते हैं एंड जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी कैंग की मशीन 6 इन्फिनिटी स्टोन को एक जगह नोटिस या फिर कहीं ट्रेस कर लेती है। कैप्टन अपनी मिशन को अंजाम देने के लिए वहां पे सेप्टर रख ही रहा होता है कि तभी वहां पे कैंग आ जाता है जो कि एक जानलेवा हमला करता है, बट कैंग उसको म्योनिर के दम पर रोक लेता है। इस बार एंशिएंट वन अपने एल्ड्रिच मैजिक से एक रस्सी बनाकर कैंग को बांधती है और उसकी कुर्सी से उठाकर जमीन में पटकती है और फिर मिरर डायमेंशन में उसको ले जाती है। इसके बाद कैंग कहता है कि यूनिवर्स के बर्बादी का बिल अब तुम पर फटेगा एंशिएंट वन, एंड वो एंशिएंट वन को हवा में उठाकर अपने टेलीकिनेसिस पावर से जकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके रिस्पॉन्स पे कैप्टन म्योनिर फेंकता है कैंग की ओर एंड कैंग उसे अपने दूसरे हाथ से रोक लेता है। मौके का फायदा उठा के कैप्टन उसके पास आता है एंड उसे पंच करता है जिससे कैंग का फोकस बिगड़ता है एंड एंशिएंट वन कैंग के चंगुल से आजाद हो जाती है। एंशिएंट वन मिरर डायमेंशन से बाहर चली जाती है और कैंग के टाइम चेयर को एनालाइज करने लगती है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन एंड कैंग मिरर डायमेंशन के अंदर फाइट कर रहे होते हैं जिसमें कैंग कैप्टन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसके बाद से वो उसको हरा देता है एंड एक फाइनल ब्लो में उसको खत्म करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से म्योनिर आता है एंड कैंग को लगता है। इसके बाद म्योनिर कैंग के ऊपर बैक टू बैक अटैक करने लग रहा होता है कि तभी एंशिएंट वन वहां आती है और टाइम स्टोन से कैप्टन के जख्मों को हील कर देती है एंड कहती है कि कैप्टन, इस जर्नी में तुम्हें मदद लगेगी एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम टोनी की मदद लो, क्योंकि ये बंदा मैन ऑफ साइंस है जिसके पास मैजिक नहीं है बट मैजिकल रिलिक जैसे टाइम स्टोन के इफेक्ट को भी कैंसिल कर दिया। इतना कहते ही वो म्योनिर को मल्टीप्लाई कर देती है जैसे सुप्रीम स्ट्रेंज ने किया था व्हाट इफ सीरीज के अंदर, और फिर एंशिएंट वन कंटिन्यू करती है कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है वैसे ही तुम्हें इस मैन ऑफ साइंस को रोकने के लिए टोनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो साइंस के मामले में काफी जीनियस है। एंड मैं पहले तुम्हें वार्न कर दूं कि इसके वजह से फ्यूचर में काफी सारे रिपरकशंस आ सकते हैं, इसलिए तुम अपना डिसीजन सोच समझ के लेना। अब यहाँ से जाओ एंड अपने मिशन को अंजाम दो, मैं इसको यहाँ पे रोके रखती हूँ। तुम्हारा मिशन जो यहाँ पे है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगी। कैप्टन के जाते ही म्योनिर के रेप्लिकास जो बने हुए थे उनमें वो बात नहीं रहती है एंड वो कैंग को नहीं रोक पा रहे होते हैं। इसके बाद कैंग एंड एंशिएंट वन के बीच में लड़ाई होती है जिसमें कैंग हार जाता है। एंशिएंट वन कैंग से जानकारी निकालने के लिए उसके ऊपर सेप्टर का यूज करती है, बट वो कैंग के ऊपर काम नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे वो टोनी के ऊपर काम नहीं किया था। और ये चीज एंशिएंट वन को थोड़ा शॉक करती है क्योंकि ये दूसरा इन्फिनिटी स्टोन है जिसका असर कैंग के ऊपर नहीं हुआ था। अब इसी मोमेंट ऑफ शॉक का फायदा उठा के कैंग
सेप्टर को एंशिएंट वन के हाथ से ले लेता है और फिर एंशिएंट वन के ऊपर यूज कर देता है। अब एंशिएंट वन कैंग के काबू में आ गई थी, जहां पर हम देख सकते हैं कि एंशिएंट वन अपने माइंड में पूरी फोकस कर रही है कि वो माइंड स्टोन के जो इफेक्ट है उसको ओपोज कर सके या फिर उसको रोक सके। फिर हम देखते हैं कि कैंग कहता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकालो, और एंशिएंट वन ना चाहते हुए भी उसको मिरर डायमेंशन से बाहर ले जाती है। मिरर डायमेंशन से बाहर जाते ही कैंग अपनी कुर्सी में बैठता है एंड कहता है कि तुम खुद को मार लो, और फिर वो वहां से चला जाता है। एंशिएंट वन सेप्टर को लेके खुद को मारने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो माइंड स्टोन के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। एंशिएंट वन कंट्रोल से बाहर आते ही टाइम स्टोन का यूज करके वहां हुए जितने भी डैमेज है उसको ठीक करती है, और फिर वो एलिवेटर के पास जाती है, जहां पे हाइड्रा एजर्स देख के उसको शॉक हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे एंशिएंट वन टाइम स्टोन का यूज करके सबको पॉज करती है और सबके माइंड से ये मिटा देती है कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आए थे और उससे सेप्टर लेके गए। उल्टा वो यहाँ पे ये डाल देती है कि वो यहाँ पे कैप्टन से मिले ही नहीं थे, और फिर उनको सेप्टर थमा के वहां से सैंटम में वापस आ जाती है और उसके बाद से कैंग के ऊपर रिसर्च करने लगती है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन को वॉर्मिर में गिरा देता है और फिर वहां से चल देता है एसगार्ड, ताकि रियलिटी स्टोन एंड म्योनिर को वहां वापस पहुंचा सके। कैप्टन एसगार्ड आकर फ्रीगा को रियलिटी स्टोन देता है एंड बोलता है कि जेन के अंदर इसको डाल दीजिएगा, कि तभी वहां कैंग आता है, जिसको देखकर कैप्टन म्योनिर को जमीन से उठाकर उसकी ओर करता है। कैप्टन को डिफेंसिव रूप में देखकर फ्रीगा समझ जाती है कि कैंग दोस्त नहीं है एंड वो अपने इल्यूजन के मदद से कैंग को कंफ्यूज करने लगती है। जिसके बाद वहां फाइट शुरू होती है, जिसमें कैप्टन म्योनिर से हमला कर रहा होता है, बट उसका असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि कैंग के चेयर के आजू बाजू में एक पावरफुल फोर्स फील्ड होता है जिसे म्योनिर नहीं तोड़ पा रहा होता है। जिसके बाद कैंग कहता है कि अब मेरी बारी, और वो एक पावरफुल बीम छोड़ता है जो कि कैप्टन को लगने ही वाला होता है कि फ्रीगा ऐसा इल्यूजन बनाती है कि वो अपना निशाना चूक जाता है, लेकिन थोड़ी सी चोट कैप्टन को लग जाती है। फ्रीगा अपने इल्यूजन से कैंग को कंफ्यूज करने में लग जाती है और कैप्टन को कहती है कि तुम्हारा यहाँ पे काम हो गया, म्योनिर को यहाँ रख दो, और थॉर उसको जब बुलाएगा तो ये उसके पास चला जाएगा और रियलिटी स्टोन को मैं जेन के अंदर डाल दूंगी। तुम्हें और भी जगह जाके मिशन को अंजाम देना है, तुम उसको निपटाओ और मैं इसे यहाँ उलझाए रखती हूँ। इसके बाद से कैप्टन यहाँ से निकलकर वॉर में जाता है, क्योंकि कैप्टन के पास एक थ्योरी थी कि कैंग को हर उस जगह के बारे में पता है जहाँ वो स्टोन्स रखने जा रहा है, बट वॉरविर के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो वहां पर नहीं आया जब वो वहां पर अकेला था। कैप्टन जख्मी हालत में सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, कि तभी उसे एंशिएंट वन की बात याद आती है कि उसे टोनी से मदद लेनी होगी, लेकिन उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यहाँ पे कैप्टन उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर अभी तक टोनी से मदद मांगने नहीं गया था, लेकिन अब वो सोच रहा है कि उससे जाके मदद ले ले, क्योंकि जब एंशिएंट वन भी कैंग द कॉन्करर को नहीं रोक पाई और फ्रीगा भी यहाँ मुश्किल से इसे थोड़ी सी कवर दे पाई, तो ऐसे में कैप्टन समझ चुका था कि यहाँ पर इस मैन ऑफ साइंस वाले बंदे को मैजिक से काउंटर करना मुश्किल है। इसीलिए एक मैन ऑफ साइंस को हराने के लिए दूसरा मैन ऑफ साइंस लगेगा, जो कि हम जानते हैं कि एमसीयू के अंदर एक ही है और वो है टोनी स्टार्क। तो इसके बाद कैप्टन अमेरिका उठता है एंड टाइम ट्रेवल करके उस टाइम पर जाता है जब टोनी टाइम मशीन बना रहा था। कैप्टन को जख्मी हालत में देख के टोनी उसकी मदद करता है एंड पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया, तो कैप्टन कहता है कि टोनी मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। जिसके बाद टोनी मेडिकल सर्टर स्प्रे करता है कैप्टन के ऊपर, जिससे उसके जख्म जल्दी भर जाते हैं। टोनी पूछता है कि अब बताओ माजरा क्या है। कैप्टन पूछता है कि तुमने टाइम मशीन बना लिया, जिस पर टोनी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताया था कि वो टाइम मशीन पर काम कर रहा है। टोनी जवाब देता है हाँ, और कहता है कि मैं सुबह इसके बारे में सबको बताने भी वाला था, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रात में तुम जख्मी हालत में मेरे घर आ जाओगे। कैप्टन कहता है कि मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, मैं फ्यूचर से हूँ एंड मुझे मालूम है कि तुम आज टाइम ट्रेवलिंग सूट बनाने में कामयाब होते हो, इसीलिए मैं यहाँ इस टाइम पर आया हूँ। जिस पर टोनी शॉक होता है क्योंकि कैप्टन एक्चुअली उस मोमेंट से पहले आ गया जब उसने टाइम ट्रेवलिंग का जो कोड है उसको क्रैक किया था। तभी मॉर्गन की आवाज आती है डिनर के लिए, जिस पर टोनी कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, तुम लोग खाना खा लो। और फिर टोनी कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए एंड वो कैप को अपने साथ ले जाता है एक सीक्रेट लैब की ओर, जहाँ पर वो सूट बनाता था। रास्ते में टोनी कहता है कि मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बट मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे पास स्पेसिफिकली क्यों आए? व्हाई नॉट फ्यूचर मी? जिस पर कैप्टन मुंह फेर लेता है एंड कहता है कि फ्यूचर में हम दोनों अलग अलग मिशन में गए हैं, तुम्हें किसी और टाइमलाइन में भेजा गया है एंड मुझे किसी और टाइमलाइन में जाना पड़ा, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुम इस वक्त कहाँ होगे।
और मैं अपने मिशन में ज्यादा डिले नहीं कर सकता। असल में मैं तुम्हारे पास नहीं आता, बट एंशिएंट वन ने मुझसे कहा कि इस बंदे से जीतने के लिए तुम्हें टोनी की जरूरत पड़ेगी। जिस पर टोनी पूछता है कि ये एंशिएंट वन कौन है, तो कैप्टन बताते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले वही सॉर्सरर सुप्रीम थी और उन्होंने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेनिंग दिया था। टोनी पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो कैप्टन बताते हैं कि जो बंदा मुझे मारना चाहता है वो टेक रिलेटेड है एंड ही वाज कैपेबल इनफ कि वो टाइम स्टोन के अटैक को भी काउंटर कर पा रहा था। इनफैक्ट उसने तो फ्रीगा जो कि थॉर की मॉम है और लोकी को मैजिक सिखाई है, उसको तक एसगार्ड में जाकर टक्कर दे दिया था। तभी टोनी कहता है कि तुम मुझसे हेल्प मांगने आए हो एक ऐसे बंदे से लड़ने के लिए जिसको सॉर्सरर सुप्रीम नहीं हरा पाई विथ इन्फिनिटी स्टोन्स। जिस पर कैप्टन कहता है कि उसका नाम कैंग है और वो फ्यूचर से है। टोनी कहता है कि मुझे तुम्हारे मिशन के बारे में और बताओ। जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि और बताऊंगा तो दिक्कत हो सकती है। जिस पर टोनी कहता है कि देखो कैप्टन, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बट इतना भी नहीं कि मैं अपने प्रेजेंट टाइम के सूट को लेकर एक फ्यूचर से आए हुए बंदे से लड़ने के लिए चला जाऊं जो कि टाइम ट्रेवल करके तुम्हें खोज लेता है किसी भी टाइमलाइन में और मारने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड सॉर्सरर सुप्रीम तक को टक्कर दे दिया, प्लस थॉर की मॉम से भी वो लड़ चुका है। जिस पर स्टीव कहता है कि अगर तुम्हारे सूट को अपग्रेड दे दिया जाए तो टोनी कहता है कि मेरा सूट मैक्स अपग्रेड पे है, वो भी नैनोटेक के बदौलत की। तभी कैप्टन ब्रीफकेस से एक ऑर्ब निकालते हैं और वो टोनी को दे देते हैं एंड बोलते हैं कि दिस माइट हेल्प। टोनी स्माइल करता है एंड कहता है कि कैप्टन तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि सुबह हम एक जंग के लिए जाने वाले हैं। एंड वो कैप्टन से टाइम जीपीएस डिवाइस भी मांगता है ताकि वो अपने लिए एक सूट बना सके। कैप्टन कहता है कि पर तुमने तो डिवाइस बना लिया है। तो टोनी कहता है कि मैंने जो बनाया है वो बेस मॉडल है एंड तुम्हारे पास जो है वो फाइनल मॉडल है। जिसको सुनने के बाद कैप्टन कन्विंस हो जाता है कि टोनी ने वो टाइम डिवाइस बना रखा है, लेकिन एक्चुअली में टोनी वो टाइम डिवाइस नहीं बनाया रहता है। टोनी उस टाइम जीपीएस जिसको उसने कैप्टन से लिया है उसको रेप्लिकेट करता है और फिर अपने लिए भी सूट बना लेता है। जब सुबह कैप्टन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि टोनी अभी भी काम कर रहा है। कैप्टन को जगा हुआ देखकर टोनी कहता है कि बिल्कुल सही टाइम पर उठे हो और कैप्टन को उसका एक नया सूट दिखाता है जिसके साथ एक शील्ड भी होता है। कैप्टन कहता है कि ये तो वाइब्रेनियम शील्ड नहीं लग रहा, जिस पर टोनी कहता है कि ये मेरा बनाया हुआ शील्ड है जिस पर मैं सालों से काम कर रहा था। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हम लोगों को आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 में कैप्टन की शील्ड का एक मॉडल दिखाया गया था, मैं उसको यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। खैर यहाँ पर टोनी बताता है कि इस शील्ड के बीच में आर्क रिएक्टर है जैसे आयरन मैन के चेस्ट में होता है ताकि तुम ऑफेंसिव अटैक भी कर सको। बट हाँ, इसकी एक लिमिटेशन है तो हमें संभल कर इसको यूज करना होगा ताकि हम इसको सही टाइम पे यूज कर सके। कैप्टन कहता है कि व्हाट इफ हमारे पास अनलिमिटेड पावर सोर्स हो। टोनी कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम पावर स्टोन की बात कर रहे हो जिसको तुमने मुझे रात में दिया था, लेकिन उसको मैं अपने सूट में लगाया हूँ। असल में तुम चारा बनोगे एंड मैं सही मौका देखकर उसको उड़ा दूंगा। जिस पर कैप्टन ब्रीफकेस से टेसरैक्ट निकालते हैं एंड बोलते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा था। टोनी टेसरैक्ट को कैप्टन के सिविल वॉरियर सूट में लगाता है एंड कहता है कि लेट मी चेक समथिंग। थोड़ी देर बाद टोनी कहता है कि ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैंने सोचा था। सो व्हाट्स द प्लान कैप्टन? कैप्टन कहता है कि कैंग को तो ये पता है कि मैं कब और कहां वापस स्टोन रखने जा रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं इसके अलावा कहां जा सकता हूं, इसीलिए वो अभी तक मुझे खोज नहीं पाया। तो हम सबसे पहले मोरैग जाएंगे जो कि एक बैरन प्लेनेट है ताकि हम वहां पे लड़ सके। ये लो पिम पार्टिकल्स जिसको मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया था ताकि मैं 1970s में जो चोरी करके पहले लेके गया था उसको वहां पे रख सकूं, लेकिन अब वो यहाँ काम आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हमारा मिशन बहुत ही सिंपल है। मैं कैंग को अपने साथ फाइट में उलझाऊंगा और तुम उस पर पावर स्टोन का बेस्ट शॉट लेना। उसके बाद तुम अपने टाइम में वापस आ जाना और मैं अपने टाइमलाइन में वापस चला जाऊंगा। ये दोनों मोरैग जाते हैं क्योंकि वो खाली जगह थी जहां पर कैंग तुरंत आ जाता है एंड कहता है कि आने में काफी देर कर दी है कैप्टन। जिस पर कैप्टन कहता है मुझे नहीं पता था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। टोनी अपने सूट में मौजूद कैमोफ्लेज मोड की मदद से आसपास के वातावरण में ढल गया था और वो कैंग से छुपा हुआ था जिसको कैंग नोटिस कर चुका था, बट क्योंकि उसका प्राइम फोकस कैप्टन था तो वो कैप्टन पर अपने चेयर से हमला करता है जिसको कैप्टन अपने शील्ड से रोकता है एंड काउंटर अटैक करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टोनी पावर स्टोन की मदद से जोरदार हमला करता है कैंग के टाइम चेयर के नीचे से,
जिसके वजह से टाइम चेयर डैमेज हो जाता है। कैंग उससे बाहर आता है और आयरन मैन पर हमला कर देता है एंड कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए कोई खतरा बन सकते हो। कि तभी दूसरी ओर से कैप्टन भी शील्ड से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जिसको कैंग अपने दूसरे हाथ से ब्लास्ट करके काउंटर कर देता है। तभी कैंग का ध्यान आयरन मैन की ओर जाता है जो पावर स्टोन के फुल पावर से हमला करता है। वहीं कैप्टन भी स्पेस स्टोन का फुल पावर से एनर्जी ब्लास्ट उसकी ओर छोड़ते हैं। कैंग यहाँ अपने दोनों हाथ से 2 डबल क्रिएट करता है जो कि कैप्टन के स्पेस स्टोन से किए गए एनर्जी ब्लास्ट को टोनी की ओर रिडायरेक्ट कर देता है। वहीं दूसरा डबल आयरन मैन के पावर स्टोन से किए गए ब्लास्ट को रिडायरेक्ट कर देता है कैप्टन की ओर। ऐसा करने से कैंग का जो सूट है वो ओवरलोड हो जाता है, जिससे उसका सूट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। वहीं दूसरी ओर जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि टोनी का सूट तबाह हो चुका है और बस उसका मास्क वहाँ पे बचा हुआ है। ये देखकर कैप्टन हक्का बक्का रह जाता है और वो गुस्से में कैंग की ओर बढ़ता है। कैप्टन को अपनी ओर बढ़ता देख कैंग भी उसकी ओर चार्जिंग करता है, लेकिन कैप्टन अचानक से गायब हो जाता है एंड कैंग के ऊपर से अटैक करता है और फिर कैंग को जमीन पर टैप कर देता है। कैंग हंसने लगता है एंड कहता है कि तुम्हारा मिशन तो फेल हो गया कैप्टन, तुमने एक टाइमलाइन के आयरन मैन को ही मार दिया। जिस पर कैप्टन गुस्से में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर कैंग कहता है सर्वाइवल के लिए, मैं अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे टेसरैक्ट को ले जाने के वजह से क्रिएट हुआ था 1970 से, और अगर तुमने टेसरैक्ट को वापस 1970 में रख दिया तो मेरा टाइमलाइन खत्म हो जाएगा। जिस पर कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है और उसके रेस्पॉन्स में कैंग कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है। कि तभी हमें दिखाई देता है कि कैंग का चेयर हवा में उड़ने लगता है और टोनी उसमें बैठा होता है। टोनी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आसान होगा, जिस पर कैंग कहता है कि ये नामुमकिन है। जिस पर कैप्टन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। कि तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब टोनी एंड कैप्टन ने रिस्पेक्टिव स्टोन से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा था, तब कैप्टन ने स्पेस स्टोन की मदद से ब्लास्ट नहीं किया था, बल्कि उसने आर्क रिएक्टर के पावर को यूज किया था एंड उन्होंने अपने सूट को सेंट्री मोड में छोड़ दिया। अब जिनको नहीं मालूम उनको याद दिला दूं कि सेंट्री मोड वो मोड है जिसमें सूट अपने आप काम करता है जैसा उसको कमांड दिया जाता है। जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में टोनी ने कहा था कि नजर रखना और फिर वो वहां पर चेक करने लगता है। वहीं आयरन मैन 3 के इस सीन में जब टोनी सो रहा होता है तब उसका सूट वहां पे गार्डिंग कर रहा होता है। कैप्टन अपने सूट को सेंट्री मोड में डालकर खुद को टेलीपोर्ट करते हैं टोनी के पास एंड जैसे ही कैप्टन टोनी के पास आते हैं तो टोनी अपने सूट को सेंट्री मोड में छोड़ देते हैं और फिर कैप्टन एंड टोनी कैंग के टाइम चेयर के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन अपने ओरिजिनल जगह पे चला जाता है, इसलिए आयरन मैन के सूट की धज्जियां उड़ जाती है एंड वहां सिर्फ हेलमेट बचा था। ये सब कैप्टन बहुत जल्दी करते हैं, जिसके वजह से कैंग को भनक भी नहीं लगता है कि वहां पे हुआ क्या। असल में जब टोनी ने कैप्टन के सिविल वॉरियर सूट में स्पेस स्टोन लगाया था, तब उन्होंने टेस्ट किया था कि क्या कैप्टन स्पेस स्टोन को लेकर टेलीपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। एंड जब उन्हें ये बात पता चलता है कि वो कर सकते हैं, तो कैप्टन प्लान बनाते हैं कि पहले हम कैंग को उसकी कुर्सी से अलग करेंगे, क्योंकि उसी कुर्सी के दम पर वो एंशिएंट वन एंड फ्रीगा को टक्कर दिया था। एंड फिर टोनी कैंग के कुर्सी को हैक करेगा, क्योंकि एंशिएंट वन ने कुर्सी का जब एनालिसिस किया था तो उन्होंने पाया था कि टोनी ऐसा कर सकता है, इसीलिए उन्होंने कैप्टन को कहा कि उसे टोनी की मदद लगेगी। असल में जिस टाइमलाइन से ये कैंग बिलोंग करता है, उस टाइमलाइन में स्टार्क टेक का बोलबाला रहता है एंड स्टार्क टेक पर ही कैंग का टाइम चेयर बना था, इसीलिए टोनी उसको आराम से हैक कर लिया था। कैंग खुद को ट्रिक होता देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था कैप्टन, बट अब और नहीं, और वो फाइट बैक करता है एंड पॉकेट डायमेंशन से एक स्वॉर्ड निकालकर कैप्टन पर हमला करता है। टोनी कैंग के टाइम चेयर से अटैक करने का सोचता है, बट वो देखता है कि कैप्टन भी उसी रेंज में रहता है तो उसे भी चोट लग सकती है, इसीलिए वो हमला नहीं करता। कैप्टन अपने शील्ड का इस्तेमाल करके कैंग से लड़ने लगता है, जहां पर कैंग अच्छी टक्कर देता है, बट कैप्टन तो कैप्टन है, वो कैंग को हैंड टू हैंड फाइट में हराकर उसको बुरी तरीके से पीटते हैं और उसके बाद उसे स्टे डाउन रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद कैप्टन टोनी से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर टोनी कंफ्यूजन का कारण पूछता है, तो कैप्टन बताते हैं कि अगर मैंने टेसरैक्ट को रखा तो कैंग के साथ पूरा टाइमलाइन उड़ जाएगा। जिस पर टोनी कहता है कि मैंने इसके सिस्टम को हैक करके खुद से जोड़ा तो मुझे कुछ पता चला। तुम्हें पता है कि इसके ऊपर कोई भी स्टोन्स का असर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से उन्हें काउंटर कर रहा था एंड ये इन्फिनिटी स्टोन्स
इसके यूनिवर्स से नहीं है, इसने इन्हें दूसरे यूनिवर्स से लिया है। एंड तब हमें पता चलता है कि जितने भी टाइमलाइन बने थे टाइम हाइस्ट के वजह से, उनमें से सिर्फ एक ही कैंग क्यों कैप्टन को रोकने के लिए आता है, क्योंकि बाकियों को इस कैंग ने ऑलरेडी मार दिया था एंड उनके टाइमलाइन को इरेज कर दिया था, क्योंकि बाकी सबको ये कैंग ऑलरेडी मार चुका है एंड उन्हें उनके टाइमलाइन से इरेज कर चुका है। एंड एज अ सॉवरेन वो उनके यूनिवर्स से एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने पास रखता है। सो ये कैंग कोई दूध का धुला नहीं है। इतना सुनते ही कैप्टन कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है एंड वो टेसरैक्ट को लेकर 1970s में चले जाते हैं उसको रखने के लिए। वहीं मोरैग में कैंग टोनी से पूछता है कि तुम क्यों उसकी मदद कर रहे हो, मेरे टाइमलाइन में तुम एक गॉड जैसे हो, वहीं बाकियों में तो तुम जिंदा भी नहीं बचते। बाय द वे तुम किस टाइमलाइन से हो? अगर तुम किसी ब्रांच टाइमलाइन से होते तो अभी तक खत्म हो चुके होते। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे टाइमलाइन से बिलोंग करते हो। जिस पर टोनी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं मेन टाइमलाइन से हूँ। तो कैंग कहता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो? अगर तुम मेन टाइमलाइन से हो तो तुम्हें यहाँ लाने का रिस्क कैप्टन कभी नहीं लेता। कंफ्यूज मत हो, चेक कर लो, तुम्हारे पास जो पावर स्टोन है उसकी यूनिक टेल तुमसे मैच करेगी। अगर हाँ तो तुम कैप्टन के यूनिवर्स से होगे और अगर ना तो तुम मेरे यूनिवर्स से होगे। टोनी चेयर को स्कैन करने के लिए कहता है एंड उसे पता चलता है कि वो कैप्टन के यूनिवर्स से है। कैंग बताता है कि देखो टोनी, तुम अभी भी मेरी मदद कर सकते हो एंड बदले में अपनी बेटी के साथ जिंदगी जी सकते हो एंड एक गॉड के जैसे राज कर सकते हो। जिस पर टोनी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो कैंग बताता है कि लगता है तुम्हें नहीं पता, मेन अर्थ वाला टोनी टाइम हाइस्ट के बाद स्नैप करता है एंड वो मर जाता है। जिस पर टोनी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर कैंग कहता है कि कम ऑन टोनी, मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट होगे। अगर तुम जिंदा होते तो कैप्टन टाइम हाइस्ट से पहले वाले टोनी से हेल्प क्यों लेता, टाइम हाइस्ट से बाद वाले टोनी की मदद क्यों नहीं लिया? वो तो किसी भी टाइम से एंड किसी भी प्लेस से उसको वहां से उठा के ला सकता था और फिर उसी प्लेस में पहुंचा देता और ऐसा लगता कि एक पल भी नहीं गुजरा। टोनी, तुम मेरी मदद करो एंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक ऐसे टाइमलाइन को देकर जहां तुम मॉर्गन के साथ अच्छी जिंदगी जी सकते हो। वहीं कैप्टन अगर अपने मिशन में कामयाब हुआ तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे चेयर को हैक कैसे कर पाए? तुम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि मेरे यूनिवर्स का टोनी एंड गेम के बाद वाले इवेंट मतलब कि स्नैप के बाद भी जिंदा रहता है और उसका कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे यूनिवर्स के टेक में बहुत ज्यादा, इसीलिए मेरा जो टेक है वो तुम्हारे इस टेक के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद से टोनी कैंग से पूछता है कि फ्यूचर के बारे में मुझे और बताओ, कि तभी कैंग डिसइंटीग्रेट होने लगता है एंड जिस चेयर में टोनी रहता है वो भी गायब हो जाता है, इंप्लाइंग कि इसकी टाइमलाइन मिट चुकी है क्योंकि कैप्टन ने टेसरैक्ट को वापस रख दिया। फिर कैप्टन वहां आता है एंड पावर स्टोन को मोरैग टेंपल में रखकर टोनी को टाटा बाय बाय बोलकर चल देता है। टोनी अपने टाइमलाइन में आते ही समझ जाता है कि वो मरने वाला है, तो वो एक रिकॉर्डिंग बनाता है जिसको हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था एंड साथ ही जब वो लोग हाइस्ट करने जा रहे होते हैं तब वो बैनर को बताता भी है कि हम लोग टाइम से छेड़छाड़ करने जा रहे हैं तो हमें भी छेड़ने के लिए कोई ना कोई आएगा, बट पहले हमें गायब हुए लोगों को वापस लाना है क्योंकि उसको तो हम बाद में देख लेंगे। एंड जब टोनी स्नैप करता है तो उसे पता था कि वो मरने वाला था, इसीलिए वो स्टोन्स की मदद यूज करके खुद को बचा लेता है।